हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम लोग जाना था सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी तरह से ये भी रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्यों? हालांकि मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, फिर भी इसमें आ रहा है PDF में, तो इसको पढ़ते हैं, फिर उसे भी हम लोग दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। इसका आंसर है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। उत्तल दर्पण ड्राइवर को आगे अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। इन्हीं कारणों से क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, अवतल दर्पण के 3 उपयोग को बताएं। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो अवतल दर्पण का 3 जो उपयोग है, हजामती दर्पण के रूप में, सर्चलाइट तथा मोटर कार के हेडलाइट में, परावर्तक के रूप में, डॉक्टरों द्वारा रोगियों की नाक, कान, गले आदि तथा दांतों की जांच के लिए, और बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। ये हो गया अवतल दर्पण के उपयोग। हाँ, भागेगा नहीं, ये सेशन भी हमें बहुत बहुत कुछ सिखा के जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है वो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, वर्ण होगा। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों, मतलब घट को लिखा है, में विभाजन को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये तो एक लाइन का डेफिनेशन था, और पूरा सेशन देख लीजिएगा, फिर बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा एवं प्रतिरोध को परिभाषित करें एवं उसका SI मात्रक लिखे। तो इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन की कह भी नहीं सकते, देख लेते हैं फिर भी हम लोग क्या आंसर है इसका। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से होकर t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक से होकर जाने वाली धारा I बराबर Q/T होता है। ठीक, अब आ गया हम लोग प्रतिरोध के बारे में। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और उससे होकर प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। हमने दोनों डेफिनेशन भी कंपेयर कर लिया। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, वो पूछ रहा है हमसे, विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसके उपयोगिता को लिखें। तो चलिए लिखते हैं विद्युत फ्यूज के बारे में। विद्युत फ्यूज शीशे और टीन का एक मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक कम होता है तथा शॉर्ट परिपथ में होने वाली हानि से रक्षा करता है। फ्यूज का उपयोग परिपथ को अभितारण एवं लघुपतन से बचाने के लिए किया जाता है। फ्यूज के रूप में अधिक प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक वाले पदार्थ का व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। फ्यूज हमेशा विद्युतमय तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब भी क्षमता से अधिक विद्युत धारा तार में प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण फ्यूज का तार जल जाता है और परिपथ भंग हो जाता है, जिससे हमारे महंगे उपकरण आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा के कुप्रभाव से बच जाते हैं। हो गया, इसका कार्य भी क्या है वो भी हम लोगों ने जान लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं।
वो बताना है। तो चलिए हम लोग उत्तम ईंधन के लक्षण भी जान लेते हैं। तो ये रहे हमारे उत्तम ईंधन के लक्षण। पहला, इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, इसका ज्वलन ताप उच्च होना चाहिए, इसके दहन की दर संतुलित होना चाहिए, यह सस्ता होना चाहिए, दहन के बाद विषैली गैस नहीं निकलनी चाहिए, इसका भंडारण तथा प्रयोग विधि सरल तथा सुरक्षित होनी चाहिए, इसके जलने के बाद अवशेष पदार्थ कम से कम बचना चाहिए, यह सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया जो है हमारे वो है अच्छे ईंधन या उत्तम ईंधन के। तो चलिए अब बढ़ लेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत मोटर में विभक्त वलय क्यों लगाया जाता है? तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। बने रहिए मेरे साथ पूरे सेशन में। इसका जवाब होगा विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली का पहला भुजा जो पहले नीचे की ओर धकेली गई थी अब ऊपर की तरफ धकेली जाती है तथा कुंडली की दूसरी भुजा जो पहले ऊपर की ओर धकेली गई थी अब नीचे की ओर धकेली जाती है। इसीलिए कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता है, जिसके कारण कुंडली और धुरी का लगातार घूर्णन होते रहता है। बस हमसे यही पूछा गया था। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसका क्या जवाब होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है घड़ी साज उत्तल लेंस का व्यवहार करता है, कारण बताएं। तो यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है कि घड़ी साज कौन सा लेंस व्यवहार करता है, तो वो उत्तल। अब इसका क्या जो है कारण है, कॉजेज है, वो हम लोग जान लेते हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्या इसका जवाब। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी के भीतर रखी जाती है तो इसका आवर्धित एवं सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस के उधर बनता है जिधर वस्तु है, मतलब वस्तु के ही साइड में प्रतिबिंब बनता है। वस्तु और लेंस के बीच की दूरी समायोजित कर प्रतिबिंब को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार घड़ी साज आवर्धक लेंस की सहायता से घड़ी के बारीक पुर्जे को आँख पर बिना कोई तनाव डाले साफ साफ देख सकता है। अतः घड़ी साज घड़ी की मरम्मत करते समय आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। हो गया, इसका भी हम लोग जान ही लें। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। अगला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया ना, एक अवतल दर्पण के लिए आर तथा एफ में संबंध स्थापित करें जहां दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर कैपिटल आर और एफ फोकस दूरी हो। तो चलिए देखते हैं, इसका भी इंटरेस्टिंग जवाब होने वाला है। चलिए, हमें वहाँ पे पूछा गया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं फोकस दूरी क्या होता है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहती है। फोकस दूरी, फोकस का क्या मतलब है, मुख्य फोकस कैपिटल एफ होता है और फोकस दूरी होता है वो स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से। फिर यह वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है तो उसी खोखले गोले का त्रिज्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर पे नज़र थोड़ा सा डाल लेते हैं। इसका फिगर का कहाँ क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। तो एम और एन एक क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। तो ध्रुव हमारा यहाँ पे P है। मुख्य अक्ष P, फोकस दूरी स्मॉल f, फोकस दूरी ये P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी होगी, तथा वक्रता त्रिज्या
आर, तो वक्रता त्रिज्या जो आर है यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है उसे पीसी है। इतना तो फिगर से कंफर्म हो रहा है। और यहाँ पे समझने के लिए एक कोई अनंत से किरणें आई, दर्पण के बी बिंदु से टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकल गई, तो हमारा यहाँ पे बनेगा आपतन कोण, ये हो रहा है एंगल आई और ये हो रहा है एंगल आर, परावर्तन कोण। ठीक है, इतना हम लोगों ने फिगर से समझा। अब आते हैं यहाँ पे, इसके नीचे जो लिखना है, पुनः माना कि एक किरण ए बी मुख्य अक्ष के समानांतर बी पर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से होती हुई बी एफ दिशा में परावर्तित हो जाती है, मैंने अभी अभी बताया। दूसरी आपतित किरण मुख्य पक्ष सी पी के संपाती होने के कारण उसी पक्ष के विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। चूँकि दोनों किरणें बी एफ और पी सी मुख्य अक्ष में बिंदु एफ पर मिलती है, अतः अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। सी एवं डी को मिलाया, सी बी दर्पण एम एन के बिंदु बी पर अभिलंब है, दिखाया भी था हमने। इसलिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ। ठीक है, अब चूंकि ए बी और सी पी समानांतर है, तो अब जहाँ ए बी है उसको सी पी लिख ही सकते हैं, इसी लिख दें। इसीलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी एफ, ये एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया था। अब समीकरण 1 से देखते हैं, तो कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, अतः ये कोण समान है तो भुजा भी समान होंगे, तो बी एफ बराबर सी एफ सी या सी एफ लिख सकते हैं। तो यदि दर्पण का द्वारक अब बहुत ही छोटा बिंदु बी पी के सन्निकट अर्थात पी के स्थान के पास ही आ जाए, तो इस स्थिति में जो एफ पी होगा ना वो पी एफ के बराबर होगा, अर्थात बिंदु एफ सी पी का मध्य बिंदु हो जाएगा। इसीलिए पी एफ बराबर सी पी बटा टू, इसीलिए एफ बराबर, और पी एफ का तो वैल्यू स्मॉल एफ है फोकस दूरी, तो और सी पी का है आर और बाई टू, तो इसीलिए लिख सकते हैं ना आर बराबर टू एफ या एफ बराबर आर बाई टू। अर्थात गोलीय दर्पण फोकस दूरी की, उसकी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और साथियों एक बात बताऊं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना हुआ है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, चालक, अर्धचालक, चालक, अचालक, अर्धचालक तथा अति चालक से आप क्या समझते हैं, इनकी व्याख्या करें। चलिए सभी का डिफिनीशन वगैरह हम लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है, आइए देख लेते हैं। चलिए पहला हम लोग देखते हैं चालक क्या है। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है चालक कहे जाते हैं। धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। चांदी सबसे श्रेष्ठ चालक है। ताप के बढ़ने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिस कारण ये विद्युत धारा के प्रवाह को प्रति अपेक्षाकृत कम उत्पन्न करते हैं या कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, उनको जाने देते हैं। तो हो गया चालक पदार्थ। अब आ जाते हैं अचालक। अचालक पदार्थ क्या है, या इसे कुचालक भी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है अचालक कहलाते हैं। जैसे क्या है, रबर, कांच, सेरामिक्स, चीनी मिट्टी जो है की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। ऐसे पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिस कारण ये विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं या विरोध करते हैं। अब आएंगे हम लोग देखेंगे अर्धचालक पदार्थ और अतिचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थ देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालकों और विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता के बीच होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन अर्धचालक के दो सामान्य उदाहरण हैं। हो गया। अब आएंगे अतिचालक पदार्थ के बारे में। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसकी प्रतिरोधकता ताप घटाने पर धातु की भांति पहले नियमित रूप से घटती और एक ताप जिसे
क्रांतिक ताप कहा जाता है, पर प्रावस्था संक्रमण होने के कारण उसकी प्रतिरोधकता एकाएक घटकर शून्य हो जाती है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं और ऐसे पदार्थ को अति चालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे युक्तियों और संबंध तारों में विद्युत ऊर्जा का हानि उष्मा के उत्पादन के रूप में नहीं होती है। तो हम लोगों ने जाना चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक के बारे में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर के समझाएं। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कहावत है ना गांव में भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। जिसके पास ज़्यादा क्षमता होती है या ज़्यादा ताकत होती है, वो किसी भी चीज़ को हटा के अपना ही कर लेता है। सेम वही काम होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। देख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह द्वारा समूह यौगिकों के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह द्वारा यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जिसका अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगा वो अपने से कम वालों को विस्थापित कर देंगे। जैसे यहाँ पे Fe+Cu था, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाया, तो अब क्या हुआ, कॉपर को क्या किया, Fe ने धक्का दे के हटा दिया था। अभी वो ये हो गया अब FeSO4+Cu। यही जो हमारा अभिक्रिया हो गया, यह है प्रतिस्थापन। इस अभिक्रिया में Fe जो अधिक अभिक्रियाशील है Cu की अपेक्षा, उसे विस्थापित कर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग को बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं इसका क्या उपयोग होता है। धोने का सोडा, इसका उपयोग घरों में सूती कपड़ों की सफाई के लिए होता है। इसका उपयोग साबुन तथा कागज उद्योगों में भी किया जाता है, तो इसे धोने का सोडा कहते हैं। फिर है बेकिंग सोडा, इसका उपयोग सोडा अम्ल बनाने तथा अग्निशमन में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग पावरोटी तथा केक बनाने आदि में भी किया जाता है। चाहे जितने भी पकवान बनते हैं ना, लगभग इसमें इसका उपयोग किया ही जाता है। तो हम लोगों ने जान गया धोने का सोडा और बेकिंग सोडे का उपयोग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखें। सल्फाइड अयस्कों के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। निस्तापन और भर्जन में अंतर इस प्रकार होता है, और हम हमेशा से बताते आ रहे हैं, जब भी डिफरेंस लिखने की बात हो तो लेफ्ट और राइट में ही डिफरेंस लिखते हैं। तो निस्तापन में अयस्क को हवा की अनुपस्थित तथा हवा की सीमित उपस्थित में इसके द्रव्यमान के नीचे गर्म किया जाता है। जबकि जारण या भर्जन एक ही होता है, इसका नाम अलग है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, एक ही को बबलू सोनू जो भी कहते हैं, उसी तरह से जारण का डिफिनीशन होगा। जारण में अयस्क को हवा की उपस्थिति में अयस्क के द्रव्यमाप के नीचे तक तेजी से गर्म किया जाता है। हो गया। अब है निस्तापन में, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, जबकि जारण में इसमें कार्बोनेट, हाइड्रेट ऑक्साइड अयस्क शुद्ध ऑक्साइडों में परिणत हो जाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा था, वो पूछा था सल्फाइड अयस्कों के लिए कौन सा उपयोगी होता है। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग कर अयस्क से सांद्रित सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तथा गंदगी बाहर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है, 2ZnS+3O2, इसे गर्म कराया जा रहा है, मतलब भर्जित किया जा रहा है, तो ये बन रहा है 2ZnO+2SO2, जो कि SO2 गैस बन के उड़ जा रहा है, बाकी हमारा 2ZnO बच जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है
आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? चलिए इसका भी आंसर हम लोग देख ही लेते हैं। आयनिक यौगिक धन और ऋण आयनों के बने होते हैं। आयनिक यौगिकों के विपरीत रूप में अवशोषित आयन्स के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। इसलिए आकर्षण के इस बल को समाप्त करने और आयनिक यौगिक को गलाने के लिए काफ़ी अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण आयनिक यौगिकों को उच्च गलनांक होते हैं। तो हो गया, इसका भी एक लाइन का एग्जाम्पल था, आंसर था। बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, स्वजातीय श्रेणी क्या है? एक उदाहरण की सहायता से समझाएं। स्वजातीय श्रेणी को कभी कभी समजातीय श्रेणी भी लिख देता है, तो आप घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, आंसर इसका वही चलेगा। क्वेश्चन अलग हो सकता है, थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है ना, इसलिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। स्वजातीय श्रेणी समान संरचना और समान रासायनिक गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है, जिसमें अनुक्रमिक यौगिक CH2 समूह द्वारा भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। सजातीय श्रेणी के विभिन्न कार्बनिक यौगिक स्वजात कहलाते हैं। श्रेणी के सभी स्वजातों में समान क्रियात्मक समूह होता है। सजातीय श्रेणी का एक उदाहरण नीचे दिया गया है, जैसे अल्कोहल नामक यौगिक स्वजातीय श्रेणी बनाते हैं। मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH और ब्यूटेनॉल C4H9OH। अल्कोहल की स्वजातीय श्रेणी के 4 सदस्य हैं, मेथेनॉल CH3OH, फिर एथेनॉल C25OH, प्रोपेनॉल C3H7OH और ब्यूटेनॉल C4H9OH। हो गया, जान लिए हम लोग स्वजातीय श्रेणी क्या है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो है मेंडलीव के आवर्त सारणी के विसंगतियों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए जानते हैं इसका क्या आंसर है। यहाँ पे कहा गया था मेंडलीव का विसंगति अर्थात उसका दोष क्या है। तो चलिए, उनका दोष था हाइड्रोजन का स्थान नहीं था। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और यह क्षार धातु के कुछ समानता रखता है, इसलिए इसे क्षार धातु के साथ आवर्त सारणी के वर्ग 1A में रखा गया है। समस्थानिकों का स्थान नहीं था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के लिए समस्थानिकों का स्थान नहीं है। फिर तत्वों का व्युत्क्रम स्थान था। मेंडलीव की आवर्त तालिका में कुछ अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रख दिए गए, जबकि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के बाद रहना चाहिए। यही हो गए मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष या विसंगतियां भी कह सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम और उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका क्या आंसर होता है। तो हाइड्रोकार्बन निम्न है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे एल्केन, मीथेन तो CH4, इथेन C2H6 इत्यादि। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे एल्कीन, एथिलीन, एल्काइन, एसिटिलीन। और अगला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका होता है C6H6। इसमें बेंजीन भी इसी में ही आता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। बने रहिए पूरे सेशंस में। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु के ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ पे कुछ दिया गया है
जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे है पोटेशियम 2K प्लस प्लस 2H2O, यहाँ पे लिक्विड है। ये हमारा बन रहा है 2KOH एक्वस प्लस H2 गैस। क्या करें साथी, बहुत परेशानी हो गई है, थोड़ा सा सर्दी का प्रकोप है मेरे ऊपर। तो चलिए अब क्या होता है, उसके बाद ये उसमें ऊर्जा भी बनाता है। फिर अगला जो हमारा एल्युमिनियम डाला गया है 2Al, ये सॉलिड है, प्लस 3H2O यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है। और ये जो है सो रिएक्शन कारण में बन रहा है हमारा Al2O3 सॉलिड प्लस 3H2 गैस। हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग सर्दी की बात कर रहे थे ना, अब क्या करें, अब 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाते हैं तो खांसी तो लगनी है ही। कुहासा जब लगेगा तो कुहासा के शिकार होंगे तो खांसी लगेगी। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। अयस्क सांद्रण की सामान्य विधियों का वर्णन करें। ये ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमारा 5 मार्क्स होल्ड कर रहा है, 5 मार्क्स दे सकता है ना, इसलिए। तो चलिए इत्मीनान से देखेंगे और क्या है हमारा वो भी देख ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे अयस्कों का सांद्रण करने की विधि के बारे में बोला गया था। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, कंकर, बालू, चूना पत्थर आदि अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं। अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया सांद्रण कहलाती है। सांद्रण की अनेकों विधियाँ हैं जिनका उपयोग अयस्क और इनमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये विधियाँ निम्न है। पहला है चुंबकीय विधि। यह विधि आयरन, कोबाल्ट, निकिल जैसे चुंबकीय पदार्थों की अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। जो खनिज चुंबकीय पदार्थ होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि गैंग आदि आकर्षित नहीं होते। क्रोमाइट तथा पायरोलुसाइट के अयस्क इसी विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं। लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट का सांद्रण भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। हो गया। अब बढ़ते हैं अगले विधि की ओर। अगला जो हमारा विधि है वह है द्रव चालित धोना या द्रवित विधि। इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को पानी की तेज धार में धोया जाता है। इस तेज धार में हल्के गैंग के कण बह जाते हैं, जबकि भारी खनिज कण तली में बैठ जाते हैं। टीन और लेड के अयस्क इसी विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेन उत्प्लावन विधि। इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को जल एवं किसी उपयुक्त तेल के साथ एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है। मिलाया जाता है तब क्या होता है, खनिज के कण पहले ही तेल में भीग जाते हैं, जबकि गैंग के कण पानी से भीग जाते हैं। अब इस मिश्रण में से बुलबुले के रूप में वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे खनिज कण युक्त तेल के झाग या फेन बन जाते हैं, जो जल की सतह पर तैरने लगते हैं। उन्हें बड़ी सरलता से जल के ऊपर से निकाला जा सकता है। तांबा, सीसा तथा जिंक के सल्फाइड का सांद्रण करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक पृथक्करण में खनिज तथा गैंग के मध्य रासायनिक गुणों में अंतर का उपयोग किया जाता है। इसकी एक मुख्य विधि है वेयर की विधि, जिसके द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राप्ति की जाती है। चलिए हो गया, हम लोगों ने ये 4 विधियों के बारे में जाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। धातुओं और अधातुओं के बीच उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर विभेद कीजिए। मतलब उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर अंतर हमको स्पष्ट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका डिफरेंस। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं इनके भौतिक गुणधर्म
क्या डिफरेंस है। इधर धातु एक साइड अधातु। हमने हमेशा से कहा है जब भी डिफरेंस लिखेंगे तो लेफ्ट और राइट में ही लिखेंगे। चलिए, धातुएं आघातवर्ध और तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को पतली चादरों की तरह कूटा जा सकता है और महीन तारों में खींचा जा सकता है। और धातुएं भंगुर होती है, वे न तो आघातवर्ध होती है और न ही तन्य, अर्थात इसको पीटने पर ये टूट जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु में लिखेंगे अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। धातुएं चमकदार होती है और उन्हें चमकाया जा सकता है। अधातुएं चमक रहित होती है और उन्हें चमकाया नहीं जा सकता, अर्थात ये मलिन होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। सिर्फ मरकरी ही ऐसा अपवाद है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस तीनों में से कोई भी हो सकती है। फिर धातुएं मजबूत या सख्त होती है और धातुएं मजबूत या सख्त नहीं होती है। धातुओं का आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है, परंतु Na और मतलब सोडियम और पोटेशियम इसका अपवाद है। नेक्स्ट हमारा, अधातुओं का आपेक्षिक घनत्व प्रायः कम होता है। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, धातुएं अपारदर्शक होती है, लेकिन यहाँ पे गैसीय और धातुएं पारदर्शक होती है, तो ये भी हो गया डिफरेंस। अब बढ़ते हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती और इस कारण जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है और धातुएं तनी अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए क्या करते हैं, ये भी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता है यहाँ से भी। अगला जो है हमारा, धात्विक क्लोरीन के साथ आयनिक क्लोराइड बनाती है और ये आयनिक क्लोराइड विद्युत अवघट्य परंतु अवाष्पशील होते हैं, लेकिन अधातु में क्लोरीन के साथ सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है जो विद्युत अनअवघट्य है परंतु वाष्पशील होती हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है ये है, धातुएं प्रायः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती, केवल कुछ अभिक्रियाशील धातुएं ही हाइड्रोजन के साथ संयोग करती है और हाइड्राइड बनाती है। लेकिन अधातु में आ जाएंगे तो अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है और अस्थायी हाइड्राइड बनाती है। 6 पॉइंट जो हमारा वो है, धातुएं अपचायक है जबकि अधातुएं ऑक्सीकारक है। धातुएं जलीय विलयन में धनायन बनाती है और धातुएं जलीय विलयन में ऋण आयन बनाती है। और धातुएं धनात्मक आवेश की प्रकृति की होती है, लेकिन अधातुएं ऋणात्मक आवेश की प्रकृति की होती है। तो हमने अभी जाना है धातु और अधातु के बीच भौतिक तथा रासायनिक गुण में अंतर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर जो कि होगा हमारा जीव विज्ञान का अर्थात बायोलॉजी का। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन सजीवों के शरीर से उपापचय के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस, द्रव तथा गैसीय अपशिष्टों को जीवधारी के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन श्वसन अंगों जैसे फेफड़ा, गिल्स, श्वास नलिकाओं के द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क एवं उत्सर्जी अंग है जिनसे संबंध है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। इसी प्रकार मलद्वार भी उत्सर्जी अंग है जो भोजन के पाचन के फलस्वरूप बचे वर्ज्य पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो हम लोगों ने जाना उत्सर्जन क्या होता है और कुछ उत्सर्जी अंग के नाम। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है क्वेश्चन नंबर 22। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की संरचना और कार्य को लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका क्या जो है सो कार्य और संरचना वगैरह। चलिए देखते हैं। यह है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी हमारे शरीर में 40 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर में उपस्थित है। इसकी औसत जीवन काल 120 दिन है। ये छोटी केंद्रक रहित डिस्क की तरह होती है। इसके किनारे उठे हुए पर बीच में दोनों ओर से चिपकी हुई होती है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन होता है। इसके कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतकों तक और CO2 को ऊतकों से फेफड़े तक पहुंचाता है। ये उसका मुख्य काम होता है। तो हम लोगों ने जाना आरबीसी के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। चलिए, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए भी आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो हम ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूला हुआ गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्रगोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग का सलाह दी जाती है। और साथियों ये भी जान लीजिए कि आयोडीन के कमी से ही गलकंड या घेघा रोग होता है। इसलिए हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। चलिए, तो जनन की प्रक्रिया से वैसे ही समरूप संतान की प्राप्ति की जाती है जैसे जन्म देने वाले हों। तो डीएनए की प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप वंशानुगत गुणों से संयुक्त संतान प्राप्ति होता है। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। और डीएनए का पूरा नाम होता है डायऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो लोग नहीं जानते वो लोग नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हो गया, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर लिखें। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। चलिए, द्विविखंडन और बहुविखंडन में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड द्विखंडन लिखेंगे, एक साइड बहुखंडन लिखेंगे, या विखंडन भी है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए द्विखंडन लिखते हैं। इसमें एक जीव से दो जीव बनते हैं, जबकि बहुखंडन में इसमें एक जीव से दो या दो से अधिक जीव बनते हैं। यह अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है द्विविखंडन में। बहुविखंडन में यह प्रतिकूल परिस्थिति में पूर्ण होता है। कोशिका के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षा भित्ति नहीं बनती है, तो ये होती है द्विखंडन में। जबकि बहुखंडन में कोशिका के चारों ओर शिष्ट अथवा रक्षा भित्ति बन जाती है। द्विखंडन फिर आते हैं, इसमें लिखते हैं द्विखंडन में बहुखंडन की तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती। जबकि शिष्ट के भीतर विखंडन में लिखेंगे या बहुखंडन में, शिष्ट के भीतर कोशिका का केंद्रक कई बार खंडित होकर अनेक छोटे छोटे केंद्रक में बट जाते हैं। तो चलिए हम लोगों ने जाना द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है क्वेश्चन नंबर 26। ये हमसे कहा गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे। तो चलिए देखते हैं गुणसूत्र का
चित्र कैसा होता है। तो ये रहा गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र। ये जो साइड वाला है इसे टेलोमियर कहते हैं और बीच वाला है इसे क्रोमोनिया कहते हैं। और ये तो पूरा पूरा गुणसूत्र का क्रॉन्टिंग्स है। ये है प्राथमिक गति या सेंट्रोमियर। और ये जो बचता है इसे कहते हैं काइनोटोकार। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना यदि चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं क्या है प्रतिवर्ती क्रिया में हमारे मस्तिष्क की भूमिका। चलिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा संचालित नहीं होती। ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं संपन्न होती हैं जो प्रेरक के प्रति उत्तर में होता है। ये क्रियाएं चाहे मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती है पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंचती है। यहाँ सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है। पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लोंगाटा हृदय स्पंदन, सांस लेना, रक्तदाब, पसीना, खांसना, छींकना, वमन को भी नियंत्रित करता है। हो गया। ये कैसे कैसे हो जाएगा हमारा हमारे मस्तिष्क का, इसका क्या इंक्लूडिंग होता है वो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी अभी हम लोगों ने जाना प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। तो अब जानते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसके रासायनिक समीकरण को व्यक्त करें या इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। बड़ा प्यारा सा है और ये 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वपोषी पादपों में अपना भोजन खुद बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है। ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हरे पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर सरल अकार्बनिक CO2 अणु एवं जल का पादप कोशिकाओं में कार्बनिक अणु ग्लूकोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, में स्थिरीकरण करता है या बनाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका जो रिएक्शन होता है वो इस प्रकार होता है 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बनेगा हमारा C6H12O6 + 6H2O और 6O2। तो हम लोगों ने देख लिया प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका समीकरण क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है 5 मार्क्स का, तो थोड़ा सा बड़ा तो हो ही सकता है। ये पूछा है सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहनित अर्थात क्लोरोफिल आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है अर्थात क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इस पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्रकार का प्रयोग करते हैं। चलिए एक क्रोटन पौधे के गमले को 24 से 48 घंटे के लिए अंधकार में रख दिया जाता है, मतलब अंधेरा में रख दिया जाता है। फिर एक निश्चित अवधि के पश्चात इसकी एक पत्ती को तोड़कर उसका स्टार्च परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। निरीक्षण करने पर यह देखा जाता है कि पत्ती का वह स्थान जो हरा था नीला हो गया है और पीले भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट होता है कि हरे भाग में पर्णहरित उपस्थित होता है, जिससे वहाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च का निर्माण हुआ, अन्य स्थानों पर नहीं हुआ। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। हो गया, ये इतना ही सिंपल था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग
और हाँ, फिगर बताना हमने छोड़ दिया। फिगर आप इस तरह से बना लेंगे, कोई भी एक पौधा का जो है सो अंधेरा में छोड़ देंगे और कुछ समय बाद देखेंगे, 24 से 48 घंटों बाद देखेंगे तो जो हरा भाग होता है वो पर्णहरित उपस्थित हो जाता है और यहाँ पे बताया गया है, और बाकी यहाँ पे वही रह जाता है। बाकी नीला भाग जितना होता है उसमें स्टार्च रहता है, वो रंगहीन भाग हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ये है, हमसे पूछा है रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं रक्त के संगठन क्या होता है। यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा हमारे इस सेशन का। मानव शरीर में भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन, उत्सर्जन, योग्य अपशिष्ट पदार्थ आदि रक्त के माध्यम से गति करते हैं। शरीर में रक्त कुल भार का लगभग 12वां हिस्सा होता है। यह हमारे वजन का लगभग 7% होता है। 12वां हिस्सा का तो अलग बात है, परसेंटेज में निकाले तो 7% होता है। हमारे जितना वजन का है वो 7%। यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो निम्नलिखित घटकों से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या क्या मिला होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला है लाल रक्त कणिकाएँ, आरबीसी। इनमें हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन होता है जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अगला जो है हमारा अगला है इसमें श्वेत रक्त कणिकाएँ, मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हानिकारक बैक्टीरिया एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देता है और संक्रमण तथा आघातों से शरीर की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। इसे ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है या पट्टिकानु हिंदी में भी बोलते हैं। ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। इस प्रकार अमूल्य रक्त को नष्ट होने से रोकी जा सकती है। हाँ, जिस व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है उनके कोई भी अंग कटने या फूटने पर रक्त जल्दी से नहीं रुकता और उनकी जान भी जा सकती है। और एक लास्ट जो हमारा है ये है प्लाज्मा। इसे ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। यह रक्त का द्रवीय भाग होता है जिसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, ग्लूकोज, वसी अम्ल, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, भोजन के पचित भाग एवं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। यह रक्त के परिवहन का मुख्य माध्यम है। यह रुधिर का 2/3 भाग होता है, मतलब 2/3 भाग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।